नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में साइंस का दोस्तों 22 का ऑल शिफ्ट और 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपके आगे की डेट में ग्रुप डी एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है, अगर अपवर्तनांक 1.5 है तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी। यदि अपवर्तनांक दिया रहेगा दोस्तों और प्रकाश की चाल निकालना है, माध्यम की प्रकाश की चाल निकालना है, तो फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू C/V होता है, C/V होता है। अब दोस्तों C क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है और इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸, ठीक है। और भी माध्यम में प्रकाश की चाल तो निकालना है, माध्यम में प्रकाश की चाल, और म्यू का वैल्यू 1.5 मालूम है, तो वैल्यू रखते हैं 1.5 बराबर हो जाएगा। सी का वैल्यू क्या होता है 3 × 10⁸ होता है, ठीक है, 10⁸ मीटर पर सेकंड भी निकालना है। अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ और 1.5 यहाँ पर आएगा, तो पॉइंट यदि हटेगा तो वहाँ ऊपर 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 15 दूनी 30, कितना हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, आगे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, दो लेंस की क्षमता यानी पावर क्रमशः -3 डायोप्टर और 5 डायोप्टर है, तो फोकल लंबाई कितनी होगी। फोकल लंबाई निकालना है और दोस्तों 2 डायोप्टर दिया गया है, तो 2 डायोप्टर यदि दिया रहेगा तो निकालेंगे। आर बराबर होता है P बराबर होता है P1 + P2, P1 + P2 होता है, ठीक है। तो P1 कितना मालूम है, तो P1 -3 मालूम है और +5, इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 डायोप्टर आ गया। अब दोस्तों निकालना है फोकल लंबाई, तो P बराबर क्या होता है 1/f होता है, P बराबर 1/f, F बराबर क्या हो जाएगा 1/P, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे, P का वैल्यू कितना आया 2 आया, इसको भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 मीटर, ठीक है। लेकिन दोस्तों 0.5 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा दिया गया, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि सेंटीमीटर में बोलेगा तो इसको 100 से गुना करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, दो माध्यम ए और बी में प्रकाश की चाल क्रमशः 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ए का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी की तुलना में कितना होगा। ए की अपवर्तनांक बी की तुलना में कितना होगा। तो दोस्तों ए का दिया गया है, ए का प्रकाश चाल कितना दिया गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और बी का प्रकाश की चाल दिया गया है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन निकालना है क्या दोस्तों, ए के अपवर्तनांक बी की तुलना में निकालना है। यदि दोस्तों जिसको निकालना है और यदि कहेगा बी की तुलना में, ए को निकालना है बी की तुलना में, तो दोस्तों जिसके तुलना में कहेगा उसका चाल ऊपर लेंगे और जिसको निकालना है उसका चाल नीचे लेंगे, ठीक है। यानी ए का निकालना है, ए का अपवर्तनांक निकालना है, तो जिसके तुलना में निकालने के लिए बोलेगा, यानी बी की तुलना में, तो बी का चाल ले लेंगे ऊपर, यानी V/B/VA, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे, VB कितना है, तो VB है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी बी में प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और एक भी ए का कितना है, यानी ए का प्रकाश चाल दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब पॉइंट हटाएंगे तो एक शून्य नीचे हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा नीचे। अब 10⁻8 कट गया, अब इसको काटेंगे, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 5/4। अब इसी को भागा देंगे तो 1.25 हो जाएगा, 1.25। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जिसका निकालना है और जिसके तुलना में कहेगा, तो जिसके तुलना में बोलेगा उसका प्रकाश की चाल ऊपर लेंगे और जिसका निकालने के लिए बोलेगा उसका प्रकाश की चाल नीचे लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में वस्तु 2f पर यानी 2f पर रखी है और उसका आवर्धन क्या होगा।
दोस्तों आवर्धन बराबर लेंस का आवर्धन बराबर होता है v/u। ठीक है, v क्या है, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी। ठीक है, अब बोल रहा है दोस्तों उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस है, यदि देखिए दोस्तों उत्तल लेंस है। अब यहाँ पर क्या है 2f पर वस्तु है, यानी 2f पर यदि वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब भी बनेगा कहाँ पर 2f पर, प्रतिबिंब भी बनेगा 2f पर। ठीक है, तो इसका जितना दूरी हो जाएगा प्रतिबिंब की भी दूरी उतना ही हो जाएगा। यानी मान लें प्रतिबिंब की दूरी 2 लिए तो वस्तु की दूरी भी 2 हो जाएगा, तो 1 आ गया, यानी 1 आ जाएगा। यदि 2f पर रखा जाएगा, 2f पर रखा जाएगा वस्तु तो प्रतिबिंब भी बनेगा 2f पर। ठीक है, तो जितना दूरी हो गया वस्तु की दूरी उतना ही दूरी हो गया प्रतिबिंब की दूरी, तो दोनों का दूरी बराबर है तो इसलिए 1 आ जाएगा। तो आवर्धन कितना आ जाएगा 1, तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। इस बार दोस्तों अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में यदि वस्तु को कहाँ रखने पर वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान बनेगा, तो दोस्तों वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु रखेंगे तो वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आर पर रखेंगे, यानी वक्रता की त्रिज्या पर रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या, 20 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। दोस्तों वक्रता की त्रिज्या कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर, यानी आर का वैल्यू दिया गया है 20 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया गया है। अवतल दर्पण में की फोकस दूरी निकालना है, तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर r/2 होता है। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना दिया गया 20/2 हो जाएगा, 2 × 20। ठीक है, 10 बार में कट गया, तो ए बराबर कितना आ गया 10 मीटर, यानी फोकस दूरी 10 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों स्लाइडेन और स्वान की कोशिका विज्ञान के किताब में किसका वर्णन नहीं किया गया है। स्लाइडेन और स्वान की कोशिका विज्ञान के किताब में किसका वर्णन नहीं किया गया है, तो दोस्तों पादप जंतु कवक का वर्णन किया गया है, लेकिन विषाणु का नहीं किया गया है, वायरस का नहीं किया गया है, तो वायरस सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है। पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य होता है, तो खाद्य पदार्थों का प्रवाह करना, खाद्य पदार्थों को पहुंचाना पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है। ठीक है, और जल और खनिज का पहुंचाना जाइलम का काम होता है, जाइलम का। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है जियोमॉर्फोलॉजी किससे संबंधित है, तो जियोमॉर्फोलॉजी किससे संबंधित है, भू आकृति विज्ञान से, ऑप्शन ए सही है, भू आकृति विज्ञान। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है FO और SI, FO और SI यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, इनमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अवरोही क्रम में सजाइए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अवरोही क्रम में सजाइए फ्लोरीन, क्लोरीन, सिलिकॉन को। तो दोस्तों फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो जिसकी बाहरी कक्षा में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा जिसका ज़्यादा होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दोस्तों F का कितना होता है, F का फ्लोरीन का 9 होता है, 9 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, और इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 7 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 6 हो जाएगा। सिलिकॉन का कितना होता है, सिलिकॉन का होता है दोस्तों 14, सिलिकॉन का 14 होता है, तो 2 8 4। तो दोस्तों कह रहा है अवरोही क्रम में निकालना है, अवरोही क्रम में निकालना है, तो जिसका अवरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही क्रम में घटते क्रम में होता है, अवरोही क्रम में घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला लेंगे, तो जिसका बाहरी कक्षा में जिसका इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा वो बड़ा होगा, तो बाहरी किसका है, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन का है, फिर किसका है, सिलिकॉन का है। तो FOSI किस में है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों अल्युमिनियम कार्बन, फ्लोरीन,
हाइड्रोजन इनमें से सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका है? तो सबसे ज़्यादा किसका है दोस्तों? तो सभी का उसी तरह से निकाल देंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या बताएं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और जिसका ज़्यादा रहेगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्लोरीन का दोस्तों सबसे ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का दोस्तों ज़्यादा होगा एफ का, ऑप्शन ए सही होगा एफ। यहाँ पर एफ होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एफ होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? तो दोस्तों गुड़ में पाई जाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब अगर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब बनाता है तो उसका फिलामेंट कैसा होना चाहिए? तो हाई रेसिस्टेंट होना चाहिए, सही है। एबिलिटी टू ग्लो इन हाई टेम्परेचर, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से क्या पता करते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स से क्या पता करते हैं? तो धारा, करंट की पता करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के अपरदन के लिए कौन सी क्रिया होगी? पृथ्वी के अपरदन के लिए कौन सी क्रिया होगी? तो दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? प्रतिबिंब की दूरी निकालना है दोस्तों। दिया गया क्या क्या चीज़ दोस्तों? तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी दिया गया है और फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी दिया गया है, ठीक है। निकालना है प्रतिबिंब की दूरी। अब दोस्तों अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में दोस्तों वस्तु की दूरी और फोकस दूरी क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो एफ बराबर कितना है? -20 सेंटीमीटर और यू बराबर कितना है? यू बराबर -10 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना है प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है? दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f, ठीक है। अब इसी पर वैल्यू रखेंगे तो दोस्तों 1/v 1/f इधर कर देंगे, ठीक है। तो माइनस में हो जाएगा 1/u प्लस इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब वैल्यू रखेंगे तो 1/f कितना है? -20 है, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब दोस्तों एलसीएम निकालेंगे तो 20 एलसीएम हो जाएगा, -1 + 2 कितना हो जाएगा? 1/20, यानी 1/v बराबर कितना हो जाएगा? 1/20। तो v बराबर कितना आ गया? 20, v बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है अगर दो लेंस जिसकी क्षमताएं -1.5 डायोमीटर तथा 3.5 डायोमीटर है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो दो क्षमता दिया गया है दोस्तों, तो क्या करना है? दोनों को जोड़ देंगे तो 1.5 + 3.5 कितना हो जाएगा? 2 डायोप्टर हो जाएगा, 2 डायोप्टर हो जाएगा। निकालना है फोकस दूरी, तो लेंस की क्षमता बराबर होता है P बराबर 1/f, यानी f बराबर क्या हो जाएगा? 1/p। तो p का वैल्यू कितना है? 2 है, तो इसको भाग देंगे तो 0.5 मीटर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आंसर में दिया गया सेंटीमीटर, तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन को यदि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन Zn प्लस कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, किस प्रकार का अभिक्रिया है? किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो दोस्तों इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखते हैं, ऑप्शन में दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब दोस्तों यदि ऑक्सीजन को यदि क्या होता है? ऑक्सीजन यदि जिसमें जुड़ता है तो दोस्तों ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है, और जिसमें ऑक्सीजन
खत्म होता है, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन खत्म होता है उसमें रिडक्शन होता है यानी अपचयन होता है। तो इसमें जिंक में क्या हो रहा है, जिंक में दोस्तों ऑक्सीजन खत्म हो रहा है यानी इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। और दोस्तों कार्बन में क्या हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है यानी इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। तो दोस्तों ऑक्सीकरण और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यदि होगा, यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण या अपचयन दोनों होगा तो रिडॉक्स अभिक्रिया होता है, उसमें रिडॉक्स अभिक्रिया होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, प्रिज्म से सफ़ेद किरण गुजरने पर कौन सा रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। तो प्रिज्म से सफ़ेद किरण गुजरने पर कौन सा रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, तो दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 16 वोल्ट की सप्लाई के साथ 2 ओम 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़ा जाता है तो परिपथ में प्रभावित धारा निकालना है, करंट निकालना है। धारा क्या होगा, 16 वोल्ट यानी वोल्टेज दिया गया 16 वोल्ट और 2 ओम का 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो दोस्तों यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो प्रतिरोध निकाल लेंगे कैसे, R बराबर R1 प्लस R2। 2 प्रतिरोध जोड़ा गया तो 2 प्रतिरोध लेंगे R1 प्लस R2। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब दिया गया वोल्टेज दिया गया है, V का वैल्यू दिया गया 16 वोल्ट। ठीक है, ओम के नियम से निकाल देंगे। ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR होता है। I का वैल्यू निकालना है यानी धारा निकालना है, V का वैल्यू 16 दिया गया है और I निकालना है और R का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 चौके 16। तो I बराबर कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, 1000 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया गया है। 1000 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, बल्ब द्वारा एक दिन उपभोग की गई ऊर्जा क्या होगी, एक दिन में उपभोग की गई ऊर्जा क्या होगी, कितने यूनिट ऊर्जा खर्च होगी। ठीक है, निकालना है यूनिट की संख्या। ठीक है, अब दोस्तों यूनिट की संख्या निकालना है तो दोस्तों यूनिट की संख्या निकालेंगे कैसे, तो जितना भी उपकरण का उपयोग किया जा रहा है उसको लिख लेंगे। तो एक बल्ब का किया जा रहा है, एक लिखेंगे, कितने वाट का है, 1000 वाट का है तो 1000 गुना करेंगे, कितने घंटा जलाया जा रहा है प्रतिदिन, तो 5 घंटा प्रतिदिन चलाया जा रहा है। और निकालना कितने दिन का, तो 1 दिन का, तो 1 गुना करेंगे और 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 1000 से 1000 कट गया, 5 यूनिट आ जाएगा आंसर। ठीक है, 5 यूनिट की ऊर्जा खपत हो रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, CnH2n किसका रासायनिक सूत्र है, CnH2n किसका रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों CnH2n एल्किन का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन ए से हो जाएगा एल्किन। एल्किन का क्या होता है, CnH2n प्लस 2 होता है। एल्काइन का क्या होता है, तो CnH2n माइनस 2 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कितना आवर्त और समूह है, तो 7 आवर्त और 18 समूह है। आधुनिक आवर्त में 7 आवर्त और 18 समूह है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, 5 वोल्ट की सप्लाई के साथ 4 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। प्रवाहित धारा निकालना है। ठीक है, धारा निकालना है, करंट निकालना है। 5 वोल्ट की सप्लाई के साथ 4 ओम के 2 प्रतिरोध इस बार समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो समांतर क्रम में निकालना है तो दोस्तों 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। अब 1/R बराबर क्या हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2, 1/4, 1/4 हो जाएगा यानी 2/4, 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। R बराबर 2 ओम और V का वैल्यू मालूम है 5 वोल्ट, तो ओम के नियम क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो V का वैल्यू 5 दिया गया है, I निकालना है, R का वैल्यू कितना है, 2 आया,
5/2 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10 यानी 2.5 एम्पियर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अगर किसी बल्ब फिलामेंट का विभवांतर यानी वोल्टेज 5 वोल्ट है तथा प्रवाहित धारा यानी करंट 2.5 मिली एम्पियर है तो प्रतिरोध कितना होगा यानी रेसिस्टेंट कितना होगा। तो दिया गया दोस्तों, पहले वोल्टेज दिया गया, V का वैल्यू दिया गया है 5 वोल्ट। करंट क्या दिया गया दोस्तों, I का वैल्यू दिया गया 2.5 मिली। तो मिली में दिया गया है तो क्या करेंगे, मीटर में 10⁻³ मीटर एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चेंज कर देंगे। निकालना है दोस्तों रेसिस्टेंट, फार्मूला लगाएंगे V=IR। ठीक है, R का वैल्यू निकालना है तो V/I हो जाएगा। V का वैल्यू कितना है, 5 है। I का 2.5 गुने 10⁻³ -3 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, पॉइंट पहले हटा देते हैं, 0 ऊपर हो जाएगा। 50 गुने 10⁻³ 25 दूनी 50 हो जाएगा यानी 2 गुने 10⁻³ यानी 2000 हो जाएगा। 2000 ओम हो जाएगा। तो 2000 ओम ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, अगर कोई तार का प्रतिरोध 100 ओम है और उस तार को मोड़कर वृत्त बना दिया जाता है तब उसके व्यास पर कितना प्रतिरोध होगा। क्या बोल रहा है दोस्तों, एक तार जो है उसका प्रतिरोध 100 ओम है। अब इस तार को जो मोड़ा जाता है, एक वृत्ताकार में मोड़ा जाता है, यानी एक तार जो पहले कितना है 100 है। ठीक है, अब इसी तार को मोड़ दिया जाता है एक वृत्ताकार में। ठीक है, अब निकालना है उसके व्यास पर कितना प्रतिरोध होगा, यानी व्यास पर निकालना है, इस व्यास पर निकालना है कितना प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों ये कितना है, 100 ओम का प्रतिरोध है। तार कितना है, 100 ओम का प्रतिरोध है। यदि इसी को मोड़ा गया तो ये टोटल कितना हो गया, 100 का हो गया। ठीक है, अब यदि व्यास पर निकालना है तो आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया, यानी सेमी सर्कल हो गया। इधर ये सेमी सर्कल, एक इधर सेमी सर्कल। तो 50-50 क्या हो गया, बढ़ गया। 50 इधर हो जाएगा 50 ओम का, 50 ओम इधर हो जाएगा, यानी कैसा फिगर बन जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, यानी 50 इधर हो जाएगा और 50 इधर हो जाएगा। अब दोस्तों किस तरह से बन गया, रेसिस्टेंट जुटा हुआ है तो पैरेलल में हो गया, एक दूसरे का पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या बताया है, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 यानी 1/50 1/50 यानी 2/50 हो जाएगा। काट देंगे 25 बार में कट जाएगा, यानी 1/R बराबर हो जाएगा 1/25 यानी R बराबर कितना आ जाएगा, 25 यानी 25 ओम हो जाएगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अल्कोहल अगर NCl के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या मिलेगा। तो अल्कोहल को अगर NCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एल्युमिनियम फेरिक ऑक्साइड Al + Fe3O2 Al2O3 + Fe में किसका ऑक्सीकरण और किस पदार्थ का अपचयन यानी रिडक्शन होता है। तो दोस्तों किसका होता है, तो क्या बताए हैं कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन निकल जाएगा अनेक समय खत्म हो जाएगा वो रिडक्शन होता है। तो एल्युमिनियम में दोस्तों देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो इसमें क्या है, एल्युमिनियम में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, एल्युमिनियम यहाँ से खत्म हो रहा है यानी इसमें रिडक्शन हो रहा है। यानी एल्युमिनियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो जाएगा, और फेरस में अपचयन यानी रिडक्शन हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, यही लिखा है, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है ऑक्सीकरण, तथा जिस पदार्थ में ऑक्सीजन खत्म होता है अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अगर किसी धातु को पानी के साथ रिएक्शन करती है यानी अभिक्रिया करती है तो क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों किसी भी धातु के साथ, जैसे सोडियम को यदि हम H2S अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, NaOH यानी क्या बनता है, क्षार बनता है, बेस। तो क्षार हो जाएगा। ठीक है,
ईस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो शराब बनाने में यानी अल्कोहल उत्पादन में किया जाता है। ठीक है। न्यूलैंड के अष्टक के नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व कौन सा है? दोस्तों ये कितना बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। न्यूलैंड के अष्टक के नियम में पहला और अंतिम तत्व कौन सा है? तो पहला तत्व हाइड्रोजन है और अंतिम तत्व थोरियम है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एल्कली मेटल यानी क्षार धातु आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में आते हैं? तो दोस्तों क्षार धातु किस समूह आधुनिक यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में आते हैं? तो पहले ग्रुप में आते हैं, फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र से इंड्यूस्ड होने वाले करंट को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र से इंड्यूस्ड होने वाले करंट को क्या कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? प्रतिरोध दोस्तों किस पर निर्भर नहीं करता है? तो प्रतिरोध दोस्तों किस पर निर्भर कर रहा है? टेम्परेचर पर करता है, लेंथ पर करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर करता है, लेकिन दोस्तों करंट फ्लो पर नहीं करता है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों रो आर बराबर होता है रो एल बाई ए। तो एरिया पर भी कर रहा है, लेंथ पर भी कर रहा है और दोस्तों टेम्परेचर भी पर भी करता है, लेकिन करंट फ्लो पर नहीं करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, Ag खाली स्थान प्लस Na यानी सोडियम खाली स्थान AgCl प्लस NaNO3 में Ag और Na के साथ क्या जोड़ा जाएगा? तो दोस्तों Ag के साथ क्या जोड़ेंगे? NO3 जोड़ेंगे। ठीक है, NO3 जोड़ेंगे और सोडियम के साथ क्या जोड़ेंगे? Cl जोड़ेंगे। ठीक है, क्लोरीन। तो बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, तो NO3 और Cl हो जाएगा। पानी में रखी हुई सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? पानी में रखी हुई सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? तो अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर में वस्तु को कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा? अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा? तो दोस्तों अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा बनेगा। अनंत पर रखेंगे। ठीक है। हीटर वायर का कॉइल किस चीज़ का बना होता है? हीटर वायर का कॉइल किस चीज़ का बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है। शरीर के कौन सा अंग लवण और जल को फिल्टर करना किसका काम है? शरीर के कौन सा अंग लवण और जल को फिल्टर करना किसका काम है? शरीर के कौन सा अंग का है काम? तो किडनी करता है दोस्तों। किडनी जो है लवण और जल को फिल्टर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में फिर एनालिसिस लेकर आएंगे। अगर वीडियो आज का अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।